हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप एकदम ठीक होंगे सब। तो बेटा हमारी बायोलॉजी चीट कोड सीरीज जो चल रही है उसके हम आज अगले लेसन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवाइज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं, जो हम साथ में कंप्लीट करेंगे, वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो तैयार हो सब एकदम। अपनी मिस्टेक नोटबुक अपने सामने रखो, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी में मैच कर लो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन कोशिश करनी है कि बिना सिली मिस्टेक करे एकदम सही हम लोग आंसर करें, बिकॉज ये हमारी फाइनल रिवीजन साबित हो सकती है, और इससे बढ़िया रिवीजन मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्योंकि जो चीज आपकी नजरों से मिस हुई होती है थ्योरी पढ़ते वक्त, वो हमें क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ जाती है, रिकॉल हो जाती है, और ये बहुत बच्चे बता भी रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड आपकी मदद हो रही है ना। तो फटाफट से हम इस चैप्टर को भी अभी खत्म कर लेते हैं। मिस्टेक्स अपनी मिस्टेक नोटबुक में जरूर लिखना, ताकि आप फाइनली अपने चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस कर पाओ कि कहाँ आपकी कमी रह रही है ना। देखें, शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, अमोनिया एंड यूरिया आर वेस्ट प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ। अमोनिया यूरिया मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से बनते हैं, दोनों नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट हैं, दोनों वेस्ट प्रोडक्ट हैं। किसके ब्रेकडाउन से बनते हैं बेटा? प्रोटीन। किसकी ब्रेकडाउन से आपको मिल रहे हैं? प्रोटीन, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट टॉक्सिक। 3 नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है उनमें से अमोनिया, इसीलिए उसके एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म्स अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक किसके लिए यूज है? क्या डिस्क्राइब करते हैं ये तीनों वर्ड्स? मोड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताते हैं? नहीं। ये आपको एक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स बताते हैं ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम? नहीं। ये टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट है that are produced by various classes of vertebrates and invertebrates of course, but yeah, ये different types of nitrogenous waste है, बिल्कुल सही बात है। they are modification of kidney tubules to enhance excretion, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, कि ये तीनों अलग अलग टाइप के नाइट्रोजिनस वेस्ट है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमको करेक्ट बताना है। Many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic। बिल्कुल सही बात है। बोनी फिशेस आपके पास कॉन्ट्रिक्थीस आ गई, और वाटर है, एक्वेटिक है, तो अमोनोटेलिक, सही बात है। अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल, हाँ सॉल्युबल है, इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी सर्फेस और थ्रू गिल्स, क्योंकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, नॉन कोडेट्स में आपको अमोनिया देखने को मिलेगा। तो जनरली ये बॉडी सरफेस एक्सक्रीट आउट हो जाता है अमोनियम आयन की फॉर्म में। बिल्कुल सही बात है, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? सर्कल करना है ताकि गलती ना करें। किडनी डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया, सही बात है, क्योंकि अमोनिया गिल्स या बॉडी सर्फेस से रिलीज हो जाता है, किडनी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना। आप देखोगे तो भी आपको ये एक्वेटिक एम्फीबियंस और बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। यूरियोटेलिक की अगर मैं बात करूं, तो यूरियोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट मोस्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया, सही बात है, इसीलिए यूरियोटेलिक बोलते हो, सही बात है। अमोनिया एंड यूरिया आर द वेस्ट प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अभी आपने देखा पहले ही क्वेश्चन में, अमोनिया और यूरिया प्रोटीन के मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, आंसर डी होगा। कोई भी स्टेटमेंट बच्चे इनकरेक्ट नहीं है, आंसर आपके पास डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया और यूरिक एसिड आर अमोनिया के कंपैरिजन में मोर टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, इक्वली टॉक्सिक। बेटा क्या सीक्वेंस होता है आपके पास? सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, उससे कम टॉक्सिक यूरिया होता है, और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये दोनों यूरिया और यूरिक एसिड अमोनिया के कंपैरेटिव, अगर आप अमोनिया से कंपैरिजन करोगे तो लेस टॉक्सिक है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, इसीलिए उसको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। अच्छा, कौन कौन से एनिमल यूरियोटेलिक है? हम मैमल्स यूरियोटेलिक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक है, और मरीन फिशेस जिसमें आपकी कॉन्ट्रिक्थीज आ जाएंगी वो भी आपके पास यूरियोटेलिक होती हैं। सारी ही आंसर्स करेक्ट है ना। ये एग्जांपल एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ एक एक ऑप्शन करके पूछ लिया, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इनमें से किस किस ऑर्गेनिज्म में यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसमें ये क्या करेंगे, साथ में आपके पास बोनीफिशेस भी डाल देंगे या एक्वेटिक एम्फीबियंस भी डाल देंगे। तो आपको काउंट करना होगा कि इनमें से कौन कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास यूरिया होगा, जो जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इस एग्जांपल्स को आप सब लोग याद रखेंगे कि अमोनिया के एग्जांपल्स में आपने क्या क्या पढ़ा, कि जी बोनी फिशेस आ गई हमारे पास, एक्वेटिक एम्फीबियंस आ गए हमारे पास, है ना, और हमारे पास क्या आ गए, और हमारे पास क्या आ गए, अमोनिया की सिक्रीशन के अंदर एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ गए। वहीं अगर मैं यूरिया की बात करूं तो मैमल्स आ गए,
आपके पास टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ गए और आपके पास मरीन फिशेस आ गई। ठीक है, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट करते हैं हम अमोनिया को कौन से ऑर्गन में? लिवर, पढ़ा है हमने ये। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज यूरिकोटेलिक। अब तीसरा एग्जांपल आ गया आपके पास याद करने के लिए। यूरिकोटेलिक में वर्टिब्रेट्स में तो आते हैं आपके पास रेप्टाइल्स और बर्ड्स, उसके सिवा इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स, ये भी यूरिकोटेलिक ही होते हैं। आंसर होगा डी। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स ये होते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म। बेटा सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में, पैलेट की फॉर्म में आपका यूरिक एसिड, सेमी सॉलिड यूरिक एसिड तो यूरिकोटेलिक। आंसर क्या हो जाएगा? यूरिकोटेलिक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम टॉक्सिक, मैंने सीक्वेंस बताया आपको, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है, इसीलिए तो वो पेस्ट की फॉर्म में सिक्रीट हो जाता है और वाटर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती उसके रिमूवल के लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग in small amount is retained in kidney matrix of some animals to maintain a desired osmolarity। कुछ ऑर्गेनिजम्स की किडनी में थोड़े से अमाउंट में इनमें से क्या रहता है ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए? यूरिया एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है एग्जैक्टली, है ना। थोड़े अमाउंट में यूरिया रहता है, जैसे हम हमारा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का मेंटेन करने के लिए कंसेंट्रेशन भी यूरिया का सिक्रीशन कराते हैं या हम रीअब्सॉर्प्शन कराते हैं वहां से, तो यूरिया रहता है ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए किडनी में। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13, terrestrial organisms must conserve water, the least amount of water is lost with the excretion of which nitrogenous waste product। कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट है जिसके एक्सक्रीशन के लिए? जी यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं और ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, the less amount of water is lost with the excretion of which nitrogenous waste। फिर से वही बात होगी, सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस्ट किसमें होगा? यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड के साथ इन्होंने अमोनिया दे रखा है, यूरिक एसिड के साथ इन्होंने यूरिया दे रखा है। अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए तो बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, तो कम पानी की रिक्वायरमेंट आपको यूरिया और यूरिक एसिड के लिए। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स के लिए? अपने एनिमल किंगडम में भी ये सेल्स पढ़े हैं प्लेटीहेल्मिन्थस में, है ना। तो प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लेटीहेल्मिन्थस के। जी हाँ, प्लेनेरिया उसका एग्जाम्पल हो गया। रोटिफर्स बिल्कुल। एनालिड्स के अंदर नेफ्रीडिया होता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, इंटेस्टाइनल नेफ्रीडिया है ना। अच्छा, प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिफेलोकोर्डेट्स में होता है, बिल्कुल वहां पर भी प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। ये प्राइमरली कंसर्न्ड है विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है, फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। आंसर होगा डी। सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, लाइन वाइज पैराग्राफ में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? आपके एनालिड्स, आपके अर्थवर्म में प्रेजेंट है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स टिश्यू वाले चैप्टर में कॉकरोच में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ये भी हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, जो आपके एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टेशियंस कहते हैं, उनमें एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड होता है ना, उनमें एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड होता है। तो 2, 3, 1 यानी कि आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? रॉन्ग को सर्कल करो ताकि हम गलती ना करें। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर बीन शेप किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किडनी कहां पर सिचुएटेड है? 12th थोरैसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्री के बीच में। बेटा एनसीईआरटी क्या लिखती है? लास्ट थोरैसिक एंड 3rd लंबर, तो लास्ट थोरैसिक 12th नंबर की ही होती है क्योंकि 12 थोरैसिक वर्टिब्री है आपके पास, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 12th थोरैसिक 3rd लंबर एंड क्लोज टू डोर्सल वॉल, है ना, डोर्सल वॉल के पास है। बिल्कुल सही बात है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी ऊंची होती है, थोड़ी सी हायर होती है, सही बात है। सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर डी होगा। सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेजर्स लेंथ कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी? 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी? 2 to 3 सेंटीमीटर, वजन कितना, वेट कितना? 120 to 170 ग्राम्स। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। ये पूरा मेजरमेंट है आपके पास किडनी का, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, द पार्ट ऑफ किडनी गेटवे फॉर यूरेटर नर्व्स एंड ब्लड वेसल। अब आप किडनी के डायग्राम पे आ गए, तो किडनी का जो आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पे जहां पर यूरेटर की ओपनिंग है, जहां नर्व्स आ रही हैं, ब्लड वेसल्स आ रही है, एक नोच प्रेजेंट है आपकी किडनी पे जिसको बोलते हैं हाइलम, और उसी हाइलम में इन सब नर्व्स और ब्लड वेसल्स की एंट्री और एग्जिट है। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो
इनर टू हाइलम ऑफ किडनी इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। अब पूरा स्ट्रक्चर आप रिवाइज कर लेने वाले हो इन क्वेश्चन से। हाइलम से थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस मिलता है, उस स्पेस को बोलते हैं पेल्विस। उस स्पेस को बोलते हैं पेल्विस। इस पेल्विस में से प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिन्हें बोलते हैं कैलिसिस, जिन्हें बोलते हैं कैलिसिस। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सर्कल करेंगे ताकि गलती ना करें हम। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला आर टू जोन्स ऑफ किडनी। किडनी के दो जोन्स होते हैं, बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेड्यूला। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मेड्यूला जो है वो डिवाइडेड है रीनल पिरामिड्स में या मेड्यूलरी पिरामिड्स में। क्या नंबर है? 8 to 18। एनसीईआरटी ने फ्यू लिख रखा है, पर बेटा 8 to 18 होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो पिरामिड्स है इनका प्रोजेक्शन कैलिसिस में होता है ना। आपका पेल्विस था, पेल्विस से प्रोजेक्शंस निकल रहे थे आपके कैलिसिस, उन्हीं में रीनल पिरामिड्स का प्रोजेक्शन होता है। सही बात है, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। Inward extension of cortex between this medullary pyramid is called renal columns of Purkinje। कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो इस मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में आता है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ पर्टिनी। बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। अब आपको एक सुंदर सा डायग्राम दे दिया है किडनी का। अब आपको यहाँ पर लेबलिंग करनी है बेटा। ये आपकी किडनी है। किडनी के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके पिरामिड्स हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। मेड्यूलरी पिरामिड्स की जो ओपनिंग है वो किसके अंदर है? कैलिसिस में। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पेल्विस है। तो ई किसको मार्क कर रहा है? इस फनल शेप स्ट्रक्चर को जो पेल्विस है। तो ई तो आपके पास पेल्विस है, वो तो हर ऑप्शन में ही आपके पास पेल्विस है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपके पास आ रही है जिसको ए मार्क किया हुआ है ये यूरेटर है, ये यूरेटर है। तो यूरेटर आपके पास एक ही ऑप्शन में है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज अगर होते बेटा, क्योंकि आपको रेड और ब्लू कलर नहीं दिख रहा, तो हम कंफ्यूज हो सकते थे इस बी और ए में कि कौन सी एओर्टा है कौन सी वेना कावा है। बट हमें ये पता है कि ये जो दोनों है ये यूरेटर है और ए ऑप्शन यूरेटर एक ऑप्शन में ही आपको दे रखा है, तो आंसर सी हो जाएगा। आंसर आपके पास बेटा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी है वो हमारी इंफीरियर वेना कैवा है और जो ए और जो सी हमारे पास है वो हमारे पास डोर्सल एओर्टा है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। डी हमारे पास यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारे पास यूरेथ्रा है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। Which one of the following is the structural and functional unit of kidney? कौन होती है structural and functional unit? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। रीनल कार्पसल्स या मैल्फिजियन बॉडी आप किसको कहते हो? जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस है प्लस द बोमन्स कैप्सूल, उनको एक साथ हम क्या कहते हैं? रीनल कार्पसल्स या मैल्फिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, आंसर क्या होगा? बी। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल को हम रीनल कार्पसल या मैल्फिजियन बॉडी कहते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर? ये देख लो यहाँ पे, कौन सी ट्यूब किडनी से यूरिन को ब्लैडर में लेकर जाती है? यूरेटर। कौन सी लेके जाती है? यूरेटर। तो आंसर क्या होगा आपके पास? बी, यूरेटर। आंसर क्या होगा हमारे पास? बी, यूरेटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा ऊपर कर देते हैं आप लोगों के लिए। बढ़िया, देखो आपको डायग्राम दे रखे है और आपको आइडेंटिफिकेशन करना है ना। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बेटा ये जो ए है ये प्रोजेक्शन है आपकी पेल्विस की इन द पिरामिड्स, इन द पिरामिड्स। इसको आप क्या बोलते हो? कैलिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो ए मेरे पास कैलिक्स है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस है आपकी पेल्विस की। तो कैलिक्स मेरे पास दो ऑप्शन में है। अब बी देखो, बी आपके पास किडनी का कॉर्टेक्स है, ये भी मेरे पास दोनों ऑप्शन में है। अब सी देखते हैं, सी वो हिस्सा है कॉर्टेक्स का जो पिरामिड्स के बीच में जा रहा है, इसको आप रीनल कॉलम बोलते हो, सही बात है। अब डी देखो, जो एग्जिट ले रहा है यूरिन इसमें से जाएगा, आपके हाइलम से निकल रहा है, ये आपके पास क्या है? यूरेटर। ये आपके पास क्या है? यूरेटर, यूरेथ्रा नहीं है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ईच किडनी हैज हाउ मेनी नेफ्रॉन? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन है? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। कितने हैं? अबाउट 1 मिलियन। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। द बेड ऑफ कैपिलरीज इन द वर्टिब्रेट किडनी where water, urea and salts are filtered out of the blood is the bed of capillaries या tuft of capillaries। जहां पर ये सारा फिल्ट्रेशन होगा, वाटर, यूरिया और सोल्ट्स का फिल्टर हो गया ना, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में होता है? आपके पास बोमन्स कैप्सूल में। इसलिए इन्होंने पहला ऑप्शन बोमन्स कैप्सूल दिया, लेकिन ये आपसे नेफ्रॉन नहीं पूछ रहे, ट्यूबुलर पार्ट नहीं पूछ रहे, ये आपसे कैपिलरी पूछ रहे। कैपिलरी क्या है जी? ग्लोमेरुलस। कैपिलरी क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड इन रीनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट, यानी आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा रीनल कॉर्टेक्स में नहीं है। पीसीटी, डीसीटी, मैल्फिजियन कार्पसल्स होते हैं। लूप ऑफ हेनली बेटा जो है एक्सटेंड करते हैं टू द मेड्युलरी रीजन, है ना, तो ये हमको ज्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में नहीं मिलेंगे। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब। डीसीटी किस में ओपन करता है? कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी किस में ओपन करता है? कलेक्टिंग डक्ट। सिंपल क्वेश्चन। आगे देखो, इनमें से कौन सा फॉल्स है? फॉल्स बताना है, गलत बताना है। जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल है, दे स्टार्ट विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। जी हाँ, स्टार्ट वहीं से होता है। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट एंड सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बिल्कुल सही बात है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनली बहुत छोटू होता है, लेकिन मेडुलरी नेफ्रॉन में वो लंबा होता है एंड इट गोज इनसाइड द मेडुला रीजन। ठीक है, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनके पास लूप ऑफ हेनली लंबा होता है, बिल्कुल वो आपके मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। कुछ भी गलत नहीं है, आंसर नन होगा। गलत कुछ भी नहीं है, आंसर नन होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32। विच इज द करेक्ट पाथवे फॉर पैसेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमन। यूरिन का आप अगर पाथवे देखेंगे तो फॉर्मेशन किडनी के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ने उसको कलेक्ट किया, फिर वो गया यूरेटर में, यूरेटर से स्टोर होगा ब्लैडर में और आउटपुट है यूरेथ्रा में। करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, रीनल वेन में कभी यूरिन नहीं आएगा। पेल्विस से इन्होंने लिखा है मेड्यूला, मेड्यूला से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। बेटा ऐसे पेल्विस वाले रीजन में नहीं है ना, ट्यूब के अंदर है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा? ए। करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा? ए, क्योंकि बन रहा है ना नेफ्रॉन के अंदर यूरिन, पेल्विस में तो नहीं है, ट्यूब के अंदर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। मैच द फॉलोइंग आपको करना है। ब्लड टू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है, उसको ब्लड कौन देती है? रीनल आर्टरी देती है ना। आर्ट्रियोल टूटा था ना उसके अंदर। ठीक है, इट कैरीज यूरिन टू पेल्विस, also acts in water reabsorption। फाइनली पेल्विस वाले रीजन को यूरिन कौन लेके जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। और वहां पे रीअब्सॉर्प्शन भी है, बिल्कुल है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन है वहां पे, बिल्कुल है, मेजर रीअब्सॉर्प्शन है। कलेक्ट्स फिल्ट्रेट फ्रॉम बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल से जो फिल्ट्रेशन हो जाएगा वो फिर किसके अंदर जाएगा? पीसीटी के अंदर जाएगा, पीसीटी के अंदर जाएगा। लूप ऑफ हेनली वो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होता है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा करेक्ट है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो हैं जिनका लूप ऑफ हेनली काफी एक्सटेंडेड है। तो उसमें वासा रेक्टा प्रोमिनेंट है। लूप ऑफ हेनली लॉन्ग है, बिल्कुल है। NaCl is returned to the interstitium by ascending limb of vasa recta। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये काउंटर करंट एक्सचेंज वाले पोर्शन में जहां आप कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ते हो। क्या होता है आपका? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, NaCl वहां से मिडिल आपके इंटरस्टिशियम में आता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आता है, जहां से डिसेंडिंग लिम्ब उसको ले लेता है, फिर असेंडिंग लिम्ब उसको वापस इंटरस्टिशियम में दे देता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सारे करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर डी होगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following places the region of nephron in their correct sequence with respect to the flow of tubular fluid? तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है? पीसीटी। पीसीटी से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, वहां से असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल सही बात है। पीसीटी से असेंडिंग में नहीं जाएगा, असेंडिंग के बाद पीसीटी में नहीं जाएगा, है ना। और ये ओसीटी डीसीटी, चलो आप डीसीटी भी मान लो, तो डीसीटी पहले नहीं आता, तो आंसर आपके पास ए ही आएगा। आंसर हमारे पास ए ही आएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। वासा रेक्टा, ये शेप इंपॉर्टेंट शेप्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट शेप्स हमने डिस्कस की हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो जाकर देख लो, बहुत अच्छा रिविजन हो जाता है। वासा रेक्टा कैसी है? यू शेप्ड है। वासा रेक्टा और हायोइड बोन दोनों यू शेप्ड होती है। आगे देखो 37। ग्लोमेरुलस में जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इज वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। बिल्कुल वाइडर होती है एफरेंट आर्ट्रियोल एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्ट्रियोल, सही बात है। एंड इफरेंट आर्ट्रियोल हैज स्मॉलर डायमीटर, ये सही बात है। पर अगर आप कंप्लीट करोगे तो एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल हैज स्मॉलर डायमीटर, ये गलत हो जाएगा। आपको पता है एफरेंट का डायमीटर थोड़ा वाइड है ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा। नैरो नहीं होता एफरेंट, नैरो नहीं होता एफरेंट, आंसर हो जाएगा ए। नैरो नहीं है, वाइडर है, वाइडर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38। इनकरेक्ट बताना है, सर्कल करो, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। इनकरेक्ट बताना है आपको।
ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल। नहीं, यही इनकरेक्ट है। ग्लोमेरुलस में जो जा रहा है वो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट नहीं। वासा रेक्टा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस सब में ब्लड होता है, सब में ब्लड होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैज नो और हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा, सही बात है, उसमें वासा रेक्टा रिड्यूस्ड है। वासा रेक्टा रन पैरेलल टू द हेनली लूप इन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, बिल्कुल सही, यू शेप्ड। आंसर क्या होगा, क्योंकि ये इफरेंट आर्ट्रियोल नहीं होता, ये एफरेंट आर्ट्रियोल होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन इन सेम पार्ट, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग पार्ट। अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इन डिफरेंट पार्ट्स, ये हुई ना करेक्ट बात। तीन स्टेजेस होती हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, है ना, और रीअब्सॉर्प्शन, तो ये तीनों चीजें होती हैं और अलग अलग पार्ट्स में होती हैं। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग करना है हमको। पीसीटी, पीसीटी आपका वो पार्ट है नेफ्रॉन का जिसमें मैक्सिमम यानी 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास डीसीटी, डीसीटी आपका आयनिक बैलेंस करता है। आयनिक बैलेंस पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट सब कर रहे हैं, बट आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस और आयन बैलेंस मेजरली आप डीसीटी को इसके लिए मतलब मैच करते हो, है ना, रेफर करते हो, तो हो जाएगा डीसीटी। अच्छा, लूप ऑफ हेनली, अब कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाना लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा का काम है और कलेक्टिंग डक्ट का भी काम है ना। अच्छा, और यहां पर आपके पास ये काउंटर करंट मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इनमें से किसी एक को कंसेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन से मैच करना होगा और किसी को कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला से मैच करना होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म से आप कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला भी मेंटेन करते हो, तो वो भी करेक्ट है, वो भी आपके पास करेक्ट है ना, आपको पता है। लूप ऑफ हेनली फिर अपने आप किस में मैच कर दोगे कि ठीक है ये यूरिन को कंसेंट्रेट करने का काम करता है। रीनल कार्पसल्स आपके पास किसके अंदर आ जाएंगे, वहां पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रही है, तो इसको आप सीधा सीधा मैच कर दोगे 2 से, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3, 4, 1, 5 और 2, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। रीनल वेन टेक ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, जी हाँ यही होता है। लूप ऑफ हेनली कंजर्व्स वाटर, सही बात है, क्योंकि लूप ऑफ हेनली वासा रेक्टा के साथ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन करता है और आपके यूरिन को कंसेंट्रेटेड करने का मैकेनिज्म यहीं से होता है, तो इट विल कंजर्व वाटर इन अ वे, वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। पोडोसाइट अकर इन इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल, पोडोसाइट वैसे बोमन्स कैप्सूल के ही सेल होते हैं, बट हम बाकी स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट इस प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, सही बात है, बाकी सारा उसका जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा जैसा होता है, बस कुछ प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी सब फिल्टर हो जाते हैं, इसलिए तो उसको अल्ट्राफिल्ट्रेट बोलते हैं, इसीलिए तो उसको अल्ट्राफिल्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि एज इट इज प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है सिवाय प्रोटीन्स के। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कोज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू कितनी लेयर्स, एनसीईआरटी अपडेट हुई और अब हमें बताती है 3 लेयर। पहली लेयर आपके पास आती है ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम की, दूसरी लेयर आपके पास आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी लेयर आपके पास आती है बोमन्स कैप्सूल के पोर्टोसाइट्स की, तो 3 लेयर है, 3 लेयर है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, द लेयर्स बिटवीन द ब्लड इन ग्लोमेरुलर ब्लड एंड बोमन्स स्पेसेस, कौन कौन सी लेयर, जिनकी बात मैं अभी आपको बता रही थी, जो आपके ग्लोमेरुलस का ब्लड है और बोमन्स कैप्सूल का स्पेस है, उसके बीच में कौन कौन सी लेयर है, आपकी ग्लोमेरुलर की एंडोथेलियम, आपकी बोमन्स कैप्सूल की एंडोथेलियम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपकी एंडोथेलियम ग्लोमेरुलस की, एपिथेलियम बोमन्स कैप्सूल की, बिल्कुल सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम होती है, और दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हुआ ना, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 44, ऑन एवरेज डैश ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, एक मिनट किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है, 1100 to 1200, कितना पंप करता है हार्ट, 5000 मिलीलीटर, आपको पता है 5000 मिलीलीटर, फिल्टर कितना होता है 1100 से 1200, तो ये कितना है, वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पंप किया उसका कितना है, 1/5 है, 5000 का अगर आप 1000 लिखोगे तो 1/5 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या है 1100 to 1200 और ये 1/5 है,
पूरा ये स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी में आपके पास है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी डैश पर मिनट इज कोल्ड जीएफआर। जीएफआर कितना है हमारे पास, 125 ml पर मिनट। पर मिनट कितना जीएफआर आता है, 125 ml पर मिनट आता है ना। इतना ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट। फिल्टर आपके पास हो रहा है 1100 to 1200, फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट आपके पास बन रहा है 125 ml पर मिनट की रेट से बनता है, ठीक है, विच इज 180 लीटर इन 1 डे। आगे देखो 46, नेक्स्ट आपसे यही पूछ लिया, पर डे में कितना हुआ। अगर एक मिनट में 125 ml, तो पर एक दिन में 180 लीटर, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनना चाहिए, लेकिन यूरिन कितना बनता है 1.5 लीटर। तो 99% चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है ना। तो ये याद रखना बेटा, पर मिनट 125 ml और पर डे 180 लीटर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जेजीए सेल्स की बात करें, ये एक स्पेशल सेंसिटिव सेल्यूलर रीजन है। बिल्कुल, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, जहां आपकी डीसीटी आपके एफरेंट आर्टरियोल के कॉन्टैक्ट में आती है ना। तो ये पीसीटी डीसीटी से नहीं बनेगा, पीसीटी डीसीटी से नहीं बनेगा, पीसीटी लूप ऑफ हेनली से नहीं बनेगा। जहां डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल का कॉन्टैक्ट होता है, वहां पर ये स्पेशलाइज्ड सेल जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स बताना है आपको। द किडनी हैज बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। जीएफआर जैसे ही कम होता है, किडनी के अंदर जो जेजी सेल्स हैं वो रेनिन सिक्रेट करते हैं, तो बिल्कुल इनबिल्ट मैकेनिज्म है, ट्रू। ट्यूबुलर सिक्रीशन डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सिक्रेशन का कोई पार्ट नहीं है, गलत। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन तीनों का पार्ट होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट पर डे 1.5 लीटर, अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल इतना यूरिन बनता है। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो किस किस का सिक्रीशन करते हैं, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया, बिल्कुल सही बात है। तो फॉल्स आपके पास हो जाएगा बेटा बी, इनकरेक्ट आपके पास हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पीसीटी के बारे में गलत है, फॉल्स बताना है आपको, गलत है, ठीक है। उसमें सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, जी हाँ, टिश्यू वाले चैप्टर से पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 70% वाटर है, सब पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सब पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। पीसीटी इज नॉट द साइट फॉर सेलेक्टिव सिक्रीशन, क्यों नहीं, बिल्कुल पीसीटी में सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, प्रोटॉन और पोटेशियम और अमोनिया का होता है। पीसीटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस, सही बात है। तो यही आपके पास फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर सेलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होता, यहाँ सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, बिल्कुल होता है। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, किस किस की हेल्प से, सेलेक्टिव सिक्रीशन, प्रोटॉन, अमोनिया, पोटेशियम आयन, जी हाँ। रीअब्सॉर्प्शन करेगा बाइकार्बोनेट का फिल्ट्रेट में से, जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, दोनों चीजें पीसीटी करती है, दोनों चीजें पीसीटी करती है। हार्मोन का सिक्रीशन आयनिक बैलेंस में मदद नहीं कर रहा है ना, आयनिक बैलेंस में मदद नहीं कर रहा, जीएफआर मेंटेन करने का काम करता है, खास करके ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, ये जीएफआर मेंटेन करने का काम करता है। आगे देखो 52, और ये वाली सेल्स इसको सिक्रीट भी नहीं करते, आपको पता है पीसीटी, ये तो जेजी सेल सिक्रीट करते हैं, है ना, ठीक है। अगर लूप ऑफ हेनली ना होता, एब्सेंट होता मेमेलियन नेफ्रॉन में से, तो इनमें से क्या होता। लूप ऑफ हेनली का काम क्या है, आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना, आपके यूरिन को कंसंट्रेट करना। तो अगर लूप ऑफ हेनली नहीं होता तो आपका यूरिन बहुत डाइल्यूट बनता, यूरिन ज्यादा डाइल्यूट बनता। ऐसा नहीं है कि यूरिन नहीं बनता, डाइल्यूट बनता। तो आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि यूरिन तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बन रहा है ना, वो बनता, पर जो कंसंट्रेशन होना था यूरिन का वो नहीं हो पाता, यूरिन डाइल्यूट होता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, अब आपको ABCDE दे दिया, अलग अलग आपको लेबलिंग करनी है, प्लस आपको इनमें से गिवन उनके फंक्शंस भी मैच करने। तो पहले एक बार लेबलिंग कर लो मेरे साथ। आपको पता है ए यहाँ पर क्या है, बोमन्स कैप्सूल, बी आपके पास क्या है, पीसीटी, डी आपके पास क्या है, हेनलीज लूप, सी आपके पास क्या है, हेनलीज लूप, डी आपके पास क्या है, डीसीटी, और फाइनल पार्ट ई आपके पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो जरा, अब देखो जरा, द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट would be most like the plasma in the tubule next to the letter. letter मतलब आपको इस लेटर के थ्रू, ABCD के थ्रू बताना है ना। तो कहां पर फिल्ट्रेट का कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा जैसा होता है, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होता है बोमन्स कैप्सूल में। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाओगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ता रहता है 300 to 1200, लेकिन बोमन्स कैप्सूल में बिल्कुल सेम कंसेंट्रेशन होता है प्लाज्मा का। तो ये हो गया बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल आपके पास था ए, आपके पास था ए। अच्छा,
यूरिन वुड बी मोस्ट कंसेंट्रेटेड इन दी कलेक्टिंग डक्ट। अभी तो आंसर इन्होंने खुद ही दे दिया कलेक्टिंग डक्ट, और हमें भी पता है कि यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलने से पहले पहले सारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है और वहां पर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट आपके पास क्या है? ई। कलेक्टिंग डक्ट आपके पास क्या है? ई। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। नेक्स्ट टू द लेटर, नेक्स्ट टू द लेटर मतलब आपको लेटर लिखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होता है, पीसीटी में होता है, पीसीटी आपके पास बी है। कंडक्टिंग ऑफ यूरिन टू पेल्विस ऑफ द किडनी फ्रॉम द स्ट्रक्चर नेक्स्ट टू द लेटर। पेल्विस में यूरिन कौन डाल रहा है? कलेक्टिंग डक्ट डाल रही है, कलेक्टिंग डक्ट डाल रही है, जो आपके पास ई है, वापस ई आ गया। मोस्ट वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द स्ट्रक्चर, ये तो वापस वही बात होगी, चाहे मोस्ट वाटर है चाहे मोस्ट रीअब्सॉर्प्शन है, दोनों पीसीटी में ही होता है, दोनों पीसीटी में ही होता है, तो पीसीटी में ही होता है तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए ई बी ई बी, ए ई बी ई बी, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लो। ऐसे सारे के सारे ऑप्शंस इसके अंदर नहीं आए क्योंकि जो फंक्शंस थे वही वही आए, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास डी। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 54। रीएब्सॉर्प्शन इन दिस रीजन इज मिनिमम। अच्छा, आपको पॉइंट्स बता रहे हैं कि रीएब्सॉर्प्शन यहाँ बहुत कम हो रहा है। अच्छा जी, दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड। यहीं पर आपका आंसर हो जाना चाहिए। हाई ऑस्मोलैरिटी इंटेस्टाइनल फ्लूइड की मेंटेन करने में आपकी लूप ऑफ हेनली मदद करती है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म से आप उसको मेंटेन करते हो, ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, आंसर यहीं पे सिंपल हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब एक हेनली के पास ही है और किसी के पास नहीं, लूप ऑफ हेनली के पास ही है। इसकी डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। अब मुझे आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, मैं ऑप्शंस क्यों रीड कर रही हूँ? ताकि हम ये सारे पॉइंट्स लूप ऑफ हेनली के लिए रिवाइज कर सकें। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिवली और पैसिवली पास करने देती है, मेजरली पैसिवली। डिसेंडिंग लिम्ब the filtrate is hypertonic, ascending limb it's hypotonic। डिसेंडिंग लिम्ब में हाइपरटोनिक क्यों है? वाटर आ जाएगा ना, सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो 300 to 1200 हाइपोटोनिक हो गया। अब आप वापस असेंडिंग लिम्ब में जाओ तो 1200 to 300 हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। किसके बारे में है ये सारी स्टेटमेंट्स? लूप ऑफ हेनली के बारे में। किसके बारे में ये सारी स्टेटमेंट्स? लूप ऑफ हेनली के बारे में, है ना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 55, आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Reabsorption of water occurs passively in initial segments of nephron। Water passively reabsorb होता है? होता है in initial segments of nephron, ठीक है, PCT से reabsorb हो जाता है। Nitrogenous waste are absorbed by passive transport। Nitrogenous waste passive transport से absorb होते हैं, ठीक है, ओके ओके। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन सोडियम और वाटर का डीसीटी में होता है, बिल्कुल। एल्डोस्टेरोन कराता है, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन, एडीएच कराता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन, और ये आपके डीसीटी से होता है, सही बात है। डीसीटी बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करता है। डीसीटी इज केपेबल ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया, ताकि वो सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करके रख पाए, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम जैसे सब्सटेंस एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट है, तो सारे ही करेक्ट है, सारे ही करेक्ट है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। ज्यादातर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट आपके पास मेजरली पैसिवली ही रीअब्सॉर्ब होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 56। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये बहुत बार आ गया बेटा। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो एसिड बेस बैलेंस यानी कि पीएच बैलेंस, आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा, वो किस किस को रिमूव करता है? आपने अभी अभी देखा यहाँ पर हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, तीन चीजों का ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, चाहे पीसीटी से हो चाहे डीसीटी से हो, है ना। किस किस का? हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपके पास? ए, ट्यूबुलर सिक्रीशन इन चीजों का होता है, ठीक है। आगे देखो 57, कौन सा स्टेटमेंट कलेक्टिंग डक्ट के बारे में फॉल्स है? फॉल्स बताना है आपको। कलेक्टिंग डक्ट एक स्ट्रेट डक्ट होती है ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, जी हाँ। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम इट, ताकि यूरिन कंसेंट्रेटेड बने, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा यूरिया भी इससे डिफ्यूज होता है मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, होता है यूरिया डिफ्यूज, लेकिन बाद में वो वापस आपका सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में आ जाता है, जहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा,
ठीक है। ये भी पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, ये भी सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का। सही बात है, सारी स्टेटमेंट कलेक्टिंग डक्ट के लिए सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। मैमल्स कैसा यूरिन बनाते हैं? एकदम कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब हाइपरटोनिक, कंसंट्रेटेड मतलब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यूरिन बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59। विच वन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म? काउंटर करंट मैकेनिज्म में वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर करंट ऑपरेट्स? ascending limb of loop of Henle, descending limb of loop of Henle, ascending and descending limb of vasa recta, between the two limbs of Henle loop and vasa recta। अब भी आपने देखा ना, एक क्वेश्चन इसी को पूछने का एक अलग तरीका था, क्योंकि आपको पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में दोनों आती हैं, हेनलीज लूप भी आता है, वासा रेक्टा भी आता है, तो आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61। मेड्यूलरी ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जो इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी है वो किससे, किसकी वजह से नहीं होती। रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, सही बात है, वहां से NaCl अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, यही इनकरेक्ट है बेटा। डिसेंडिंग लूप NaCl के लिए इम्पर्मिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, यही याद रखना था, यही याद रखना था। फिर देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से डिफ्यूज होता है इंटरस्टिशियम में, सही बात है। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनली लूप एंड वासा रेक्टा, वो भी काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए हेल्प करता है, सही बात है। तो इनकरेक्ट तो बेटा आपके पास यही हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन डिसेंडिंग से नहीं होता, वाटर का हो सकता है, सोडियम आयंस के लिए इम्पर्मिएबल है, वो इम्पर्मिएबल है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62। मेड्यूलरी ग्रेडियंट किस किसने मेंटेन करके रखा हुआ है? NaCl और यूरिया ने। आपको कंसेंट्रेशन बढ़ानी है ना, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो NaCl आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनली की वजह से आता है और यूरिया आपका कलेक्टिंग डक्ट की वजह से आता है, और ये दोनों ही इंटरस्टिशियम का जो ग्रेडियंट है, जो ऑस्मोलैरिटी है, उसको इंक्रीज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63। काउंटर करंट मैकेनिज्म एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, इस ग्रेडियंट से होता क्या है? इस ग्रेडियंट से क्या होगा? वाटर खींचा जाएगा, ग्रेडियंट बाहर ज्यादा होगा तो वाटर खींचा जाएगा, यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा। ईसी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम मेड्यूला टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, नहीं, मुझे वाटर बाहर तो नहीं भेजना। ईसी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड देयर बाय कंसेंट्रेटिंग यूरिन, ये हमें करना है, वाटर खींचना है, यूरिन कंसेंट्रेटेड बनाना है। ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, अगेन नहीं, वाटर बाहर नहीं भेजना। इनहिबिशन ऑफ पैसेज ऑफ वाटर बिटवीन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड मेड्यूला, ऐसा नहीं है, पैसेज रोकना भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। मुझे यूरिन को कंसेंट्रेटेड करना है, यूरिन को कंसेंट्रेटेड करना है। ये दोनों ऑप्शन ना बेटा आप डाइल्यूट देख के भी कट कर सकते थे, कि डाइल्यूट या आइसोटोनिक तो करना नहीं है, हाइपरटोनिक बनाना है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 64। NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop which is exchanged by, आपका ascending limb of loop of Henle NaCl को लेता है और किसको दे देता है? descending limb of vasa recta को। किसको दे देता है? descending limb of vasa recta को। आंसर क्या होगा? डी। डायग्राम में बना हुआ है एनसीईआरटी के एग्जैक्टली ऐसा, आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। NaCl is returned to the dash, बेटा डैश आना चाहिए यहाँ पे, by the ascending limb of vasa recta। देखो डिसेंडिंग लिम्ब ने NaCl उठाया, अब असेंडिंग लिम्ब उसे वापस मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में दे देगा, तो किसको रिटर्न करता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेड्यूला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेड्यूला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली हाउ मेनी टाइम्स कंसेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म? इनिशियल फिल्ट्रेट से कितना टाइम कंसेंट्रेटेड होता है आपका यूरिन? 4 टाइम्स। फिल्ट्रेट बनता है 125 ml आपका पर मिनट के हिसाब से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, 180 लीटर पर डे, 1.5 लीटर यूरिन बनता है। कितना कंसेंट्रेटेड है? अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स कंसेंट्रेटेड है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67। द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द रीनल मेड्यूला इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन उस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं करता है? क्वेश्चन पहले भी आया पर इस बार ऑप्शंस अलग लग रहे हैं मुझे। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली,
सोल्ट असेंडिंग लिम्ब से डिफ्यूज हो सकता है, हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब के अपर रीजन से सॉल्ट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, सोडियम ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, पर हम देख लेते हैं। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये तो मदद करता है, ये तो मदद करता है, उसकी अरेंजमेंट मदद करती है। डिफ्यूजन ऑफ यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल ये भी हेल्प करता है, ये भी हमें पता है हेल्प करता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने सिमिलर इक्वेशन देखा था आई गेस। तो सोल्ट डिसेंडिंग लूप से कभी भी डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इम्पर्मिएबल है, इम्पर्मिएबल है। तो फिफ्थ मदद नहीं करेगा, फिफ्थ मदद नहीं करेगा, फिफ्थ के साथ वन ही ऑप्शन है, मतलब ये करेक्ट है। तो ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो सोल्ट है, एक्टिवली पैसिवली दोनों लेकर उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट गिन लिया, और आंसर आपके पास क्या होगा, ओनली 5। आंसर आपके पास क्या होगा, ओनली 5, है ना। अच्छा, कोई इसी तरीके से एलिमिनेशन करना पड़ेगा बेटा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा किडनी में प्रोड्यूस होता है। रेनिन आपका स्टमक का एंजाइम है इन्फेंट में, ठीक है। यूरिकेज आर्जिनेज आपका एंजाइम है, आपका किडनी एक हार्मोन बनाता है रेनिन, और ये रेनिन कौन बनाता है, जेजी सेल्स बनाते हैं, जेजी सेल्स बनाते हैं, है ना। ठीक है, आगे देखो, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज कंट्रोल्ड बाय, सोडियम का कंट्रोल्ड रीएब्सॉर्प्शन डीसीटी से करवाना कौन करवा सकता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, वो करवाता है बेटा। सोडियम का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करा सकता है, वहीं डीसीटी से वाटर का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन आपका वेसोप्रेसिन या एडीएच करवाता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ, यही मैं आपको बता रही थी, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन कराता है, वाटर का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन एडीएच या वेसोप्रेसिन करवाता है, डी, है ना। आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना जनरली आप भूल जाते हो, दिमाग से निकल जाता है। सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन कराता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन एडीएच कराता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेस व्हेन द हाइपोथैलेमस इज स्टिमुलेटेड बाय, एडीएच का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कौन करता है, ऑस्मो रिसेप्टर। जैसे ही बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगता है, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को कि पानी कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, फिर आपका हाइपोथैलेमस एडीएच बनाता है, एडीएच वाटर रीअब्सॉर्ब करता है, वॉल्यूम वापस नॉर्मल हो जाता है, तो ऑस्मो रिसेप्टर आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, किडनी जो है वो एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच मेंटेन करने का काम करती है बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ डैश इन ब्लड। किसका लेवल वो मेंटेन करती है ब्लड में, CO2 H CO3 H प्लस BNC। किस तरीके से किडनी मैनेज करेगी बेटा, आपको पता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रेशन और बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन, दोनों ही चीजें किडनी कर सकती हैं पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए। आंसर होगा बोथ BNC, हमने ये डीसीटी पीसीटी दोनों में देखा है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, the functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by a hormonal feedback mechanism involving। तो किडनी की फंक्शनिंग के लिए एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है, कौन कौन सी चीजें रेगुलेट कर सकती हैं, हाइपोथैलेमस ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करेगा, जेजीए कभी जीएफआर कम हो जाए तो उसको रेगुलेट करेगा, हार्ट में एएनएफ है वो उसको रेगुलेट करता है, अगर वैसो कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, उसको कम करने का काम करता है। तो ये तीनों ही चीजें हम रेगुलेशन में पढ़ते हैं, आंसर डी होगा, ये तीनों चीजें हम पढ़ते हैं, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, ओस्मो रिसेप्टर्स इन दी बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय, अभी मैंने आपको बताया जैसे ही बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है या बॉडी के फ्लूइड का वॉल्यूम है, एक ही बात होती है बेटा, ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो रहा हो तब ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी वॉल्यूम नॉट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नॉट ब्लड वॉल्यूम, दोनों एक ही बात है बेटा। बाकी डी ऑप्शन भी आप देख लो, डी ऑप्शन होगा, ये तीनों ही चीजें, बॉडी वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसेंट्रेशन। सॉरी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप देख लो, बॉडी वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और आयनिक कंसेंट्रेशन, तीनों ही जो है स्टिमुलेट करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स को, एनसीईआरटी की लाइन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अच्छा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, वो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस ऑस्मो रिसेप्टर को, नहीं गलत है, ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को करता है। बॉडी में से फ्लूइड का लॉस हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने न्यूरो हाइपोथेसिस से एडीएच सिक्रीट करवाया, उसने वाटर का परमेबिलिटी इंक्रीज कर दिया डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से ताकि डायूरेसिस ना हो, वाटर का लॉस ना हो, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट रेगुलेशन बताई हुई है, आंसर होगा ऑप्शन बी, एकदम करेक्ट आपको रेगुलेशन बताई हुई है, ठीक है।
यहां पर सी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि एल्डोस्टेरोन नहीं है। डी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस होगा। तो आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76। ओस्मो रेगुलेशन करना किसका फंक्शन है? ओस्मो रिसेप्टर्स किसका रिलीज करवा रहे हैं? एडीएच का। तो ओस्मो रेगुलेशन किसका फंक्शन है? वैसोप्रेसिन या एडीएच का। बढ़िया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 77। एडीएच का सिंथेसिस किसने किया? हाइपोथैलेमस। लेकिन रिलीज कौन करता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और वो एक्ट किस किस पर करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, अभी आपने देखा दोनों पर एक्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, डीसीटी एंड सीटी। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, है ना। आगे देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 78। इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? करेक्ट बताना है आपको। एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर ज्यादा हो, कम ना हो, तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ताकि एडीएच अब कम हो जाए। बॉडी वॉल्यूम नॉर्मल हो चुका है, तो अब हमें एडीएच को बंद करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपके एडीएच होते हैं वो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, साथ में वो वैसो कंस्ट्रिक्टर भी होते हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे जीएफआर भी बढ़ जाता है। 2 in 1 काम है बेटा एडीएच का। आपका वाटर रीअब्सॉर्ब करेंगे, यूरिन कंसेंट्रेटेड करेंगे, जीएफआर भी इंक्रीज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। सही बात है। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कराता है, जो जो आपका सोडियम रीअब्सॉर्प्शन करता है जीएफआर इंक्रीज करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79। दिख रहा है ना आपको? Which of the following factors can active the GG cells? GG cells कब एक्टिव होते हैं? जब GFR कम हो रहा हो, जब आपका GFR कम हो रहा हो, GFR कम हो रहा हो, तब एक्टिव होते हैं GFR बढ़ाने के लिए। 80 देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? गलत बताना है बेटा आपको। एंजियोटेंसिन 2, पहला काम है एंजियोटेंसिन 2 का सोडियम रीअब्सॉर्प्शन कराना। दूसरा, ये खुद एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है जो ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ाएगा और जीएफआर बढ़ाएगा। सही बात है। एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन करवाता है। सही बात है। एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है डीसीटी और सीटी से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और जीएफआर बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। एएनएफ वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, एएनएफ वैसो डायलेशन करता है, यही आपका आंसर है। एएनएफ वैसो डायलेशन करता है, हार्ट की वॉल से रिलीज होता है। आगे देखो, रास सिस्टम की बात हो रही है, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। रास कब ट्रिगर होता है? जब जेजी सेल्स रेनिन सिक्रीट करते हैं स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। बिल्कुल सही बात है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। बिल्कुल, जीएफआर कम हो जाता है तब ये उसको बढ़ाने का काम करता है। ये तब स्टिमुलेट होता है जब ब्लड में एएनएफ ज्यादा हो। ऐसा कुछ नहीं है, रास सिस्टम को एएनएफ नहीं स्टिमुलेट करता। आंसर डी होगा। एएनएफ नहीं स्टिमुलेट करता, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एएनएफ, यानी कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इनमें से कौन सा एएनएफ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है? एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी। एएनएफ क्या करता है? ब्लड प्रेशर कम करने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम नहीं करता। तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर नहीं है, ये चेक करता है रास सिस्टम पे। अच्छा, ये करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है तो एएनएफ रिलीज होता है उसको कम करने के लिए। ये सही बात है, ये सही बात है। प्लस आपको पता है ये रास सिस्टम से जब बहुत ज्यादा जीएफआर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो, उसको चेक करता है। तो ए एंड सी दोनों करेक्ट है, आंसर डी होगा। ए एंड सी दोनों करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो 83। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पाथवे। देखो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, ये मुझे लगता है ये पूरा पैराग्राफ जो है रेगुलेशन वाला, एक दो पैराग्राफ है, और कितने क्वेश्चंस आपने देख लिए जो उस पैराग्राफ से बन सकते हैं ना। तो यही तरीका होता है बेटा रिविजन का। फिर आपको कह रहे हैं जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन है वो क्या क्या कंट्रोल करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन या आउटपुट रीअब्सॉर्प्शन। सॉरी, प्रेशर। जीएफआर जब कम हो रहा होता है उसको बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है जिससे जीएफआर बढ़े। ठीक है, ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होता तो वो आंसर हो सकता था। आगे देखो 85। एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड। ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का बाहर आना, इसी को आप बोलते हो मिक्चुरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूरिन पास करने को ही मिक्चुरेशन कहा जाता है। मिक्चुरेशन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिक्चुरेशन में क्या है?
यूरेथ्रा रिलैक्स करेगा, यूरेटर रिलैक्स करेगा, यूरेटर की तो यहाँ बात ही नहीं होती, यूरेटर की तो यहाँ बात ही नहीं होती, यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बेटा आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपके यूरेथ्रा का स्फिंक्टर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा ना, हाँ, तो यूरेटर की बात नहीं हो रही। तो क्या होता है मिक्चुरेशन के टाइम, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है। यूरिन के पास आउट करने के लिए आपका जो यूरेथ्रा है बेटा वो रिलैक्स करता है, वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, बी सी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, The outline of principal event of urination is given below in unordered manner। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है यूरिनेशन का, यूरिन पास करने का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। सबसे पहले क्या होगा, ब्लैडर फिल हो जाएगा, एकदम डिस्टेंडेड हो जाएगा, तो सबसे पहले होगा 2, ब्लैडर फिल होगा तो जो ब्लैडर की वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर है वो सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को, वो सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को, सीएनएस को जब सिग्नल भेजेंगे तो सीएनएस मोटर मैसेज भेजेगा स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और यूरेथ्रा के स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए। आंसर होगा फोर्थ, आंसर होगा फोर्थ। और फाइनली यूरिन पास आउट होगा तो आंसर होगा 3। तो 2143 है बेटा, 2143 आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। सिंपल था ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88, द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग यूरिनेशन इज कॉल्ड। कौन सा न्यूरल मैकेनिज्म है जो यूरिनेशन करेगा, उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यूरिनेशन करवाने वाले न्यूरल मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89, पीएच क्या है यूरिन का, स्लाइटली एसिडिक है बेटा 6, येलो कलर का स्लाइटली एसिडिक 6 आपका यूरिन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90, मैच द फॉलोइंग आपको करने, डिसऑर्डर्स आपको दे रखे, डिसऑर्डर्स आपको दे रखे। यूरेमिया में क्या होता है, यूरेमिया में क्या होता है, यूरिया ब्लड में आ जाता है, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। कीटोन यूरिया में क्या होता है, यूरिन में कीटोन बॉडीज का आना। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज का आना। ब्लड डायलाइजर क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी है, जिनकी किडनी का फेलियर हो चुका है, उन पेशेंट्स के लिए ये बून है। यूरिन को कंसेंट्रेट करने में लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा मदद करते हैं। सिंपल। तो आंसर क्या होगा, 5, 2, 4, 3 और 1, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस में, इंसुलिन की कमी है ना, तो ग्लूकोज अब आपका सेल के अंदर यूज नहीं हो रहा, तो ब्लड में है तो वो यूरिन में भी है, तो आपको ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया देखने को मिलेगा। दो सिम्टम्स आपके पास मेलाइटस के, कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया। आंसर क्या होगा, बी, आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, कितना यूरिया एक नॉर्मल एडल्ट पर डे एक्सक्रीट आउट करता है, कितना, 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। आगे देखो 93, अदर देन किडनी विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। स्किन पे आपकी स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, उनसे एक्सक्रीशन होता है, लिवर से एक्सक्रीशन होता है, लंग से भी होता है, तीनों ही एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। आंसर होगा ऑल, है ना। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 94, CO2 पर मिनट लंग्स कितना रिलीज कर रहे हैं, 200 ml पर मिनट आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो CO2 जो रिमूव आउट हो रहा है लंग से वो 200 ml हो रहा है, 200 ml हो रहा है। 95 देखो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स से होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है। कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटेड इन द बाइल एंड वैक्सेस आर एक्सक्रीटेड इन द सीबम। सेबेशियस ग्लैंड सीबम, उसमें वैक्स है, हाइड्रोकार्बन है। कोलेस्ट्रॉल बाइल के साथ एक्सक्रीट आउट होता है, सही बात है। पर डे 8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, नहीं, 1.5 लीटर अप्रोक्सीमेटली, 1 to 1.5 लीटर यूरिन। 8 लीटर यूरिन निकलने लगा तो बॉडी में पानी कहाँ बचेगा, तो ये गलत है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज एक्सक्रीशन, ये भी गलत है बेटा। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से कूलिंग इफेक्ट देना। तो दो स्टेटमेंट गलत है, सीओडी दोनों गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96, लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड, सिक्रीटरी भी है, एक्सक्रीटरी भी है, बाइल सिक्रीट करता है, इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बाइल का, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल। सब आपको पता है जब लिवर से बाइल एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसके साथ ये सब एक्सक्रीट आउट होते हैं, विटामिन, ड्रग्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। लेकिन बाइल कंटेनिंग मेजरली दो ही पिगमेंट्स है आपके पास, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, तो वो मोस्ट करेक्ट हो जाएंगे, है ना। बाइल कंटेनिंग पिगमेंट्स यही दो मेजर है आपके पास, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यही हो जाएगा। आगे देखो 97, कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाइल का पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, बाइल के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि बाइल उन्हीं में तो सिक्रीट होता है,
बाइल डाइजेशन के लिए सिक्रीट होता है, तो जो बाइल के वेस्ट हैं वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ चले जाते हैं। जैसे आपके स्टूल का कलर येलो है, वो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से। तो बहुत सारा बाइल का एक्सक्रीशन वहां से हो जाता है, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ हो जाता है बाइल वेस्ट का एक्सक्रीशन। फिर देखो ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, बिल्कुल है, ये भी वेस्ट सिक्रीट आउट कर रहे हैं। स्वेट जो है वो वैक्सी प्रोटेक्टिव सिक्रीशन है, जिसमें स्टिरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और फैटी एसिड है। बात सही लिखी है, बट ये स्वेट का नहीं है, ये सीबम का है। स्टिरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और फैटी एसिड या वैक्स आपको सीबम में मिलते हैं, स्वेट में नहीं, ये गलत है। सीबम एक एक्वस फ्लूइड है जिसमें सोल्ट है, जिसमें लैक्टिक एसिड है, जिसमें यूरिया है, जिसमें अमीनो एसिड है। बेटा ये आपके स्वेट का कंपोजिशन है, सीबम का नहीं, उल्टा कर दिया इन्होंने। स्वेट में आपको NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड मिलता है, सीबम में आपको स्टिरोल, हाइड्रोकार्बन और फैटी एसिड मिलता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ पहले वाला, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99। इन यूरेमिया artificial kidney is used for removing accumulated waste products like urea by the process cold। यूरेमिया में आर्टिफिशियल किडनी का आप यूज करते हो ताकि यूरिया एक्सक्रीट आउट हो सके। उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करवाना है ना, हीमोडायलिसिस करवाना। 100 देखो, इन आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स इन प्लाज्मा एक्सपेक्ट क्या नहीं होता? आपका नाइट्रोजीनस वेस्ट नहीं होता उस प्लाज्मा में, बाकी सब है। तभी तो आपके प्लाज्मा से एकदम आइसोटोनिक है वो फ्लूइड, लेकिन उसमें यूरिनरी नाइट्रोजीनस वेस्ट नहीं है। तो हाई टू लो कंसेंट्रेशन वो नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और फिर आप वापस प्यूरिफाइड ब्लड बॉडी में भेज दोगे। आगे देखो 101, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में एक्चुअली क्या डिपॉजिट होता है किडनी में? सैंड, मिट्टी, मिट्टी आती है नहीं, कैल्शियम ऑक्सिलेट आता है, कैल्शियम के स्टोन्स आ जाते हैं, है ना। और प्रोटीन प्रेसिपिटेट नहीं करता, नमक NaCl KCl नहीं है, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टलाइज होता है, वो आ जाता है, वो किडनी स्टोन्स बनाता है। आगे देखो ब्राइट डिसीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपने देखा है, ब्राइट डिसीज आपने नहीं देखा, यहां से याद कर लो। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ही दूसरा नाम ब्राइट डिसीज है। उसमें क्या है? ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन है, आंसर सी होगा। ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेट कर जाते हैं, उसको आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हो। आगे देखो डायलिसिस के स्टेप दिए हैं और आपको सीक्वेंस बताना है। डायलिसिस में क्या होता है? सबसे पहले ब्लड लिया जाता है आपकी आर्टरी से, है ना, आर्टरी से ही ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी से आएगा। तो आप आर्टरी से, हाँ कन्वीनियंट जो भी आर्टरी है वहां से ब्लड लोगे, तो सबसे पहले होगा डी। उस ब्लड में आप डालोगे हिपेरिन, क्योंकि बाहर आती ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा, आपको कोएगुलेट नहीं करने देना, तो आप डालोगे हिपेरिन। फिर आप क्या करोगे? उस ब्लड को उस सेलोफिन ट्यूब में डालोगे, जहां पे जिसके अराउंड डायलाइजिंग फ्लूइड है ना। ठीक है, तो आप उसके अराउंड डालोगे, तो नाइट्रोजनस वेस्ट सारा बाहर आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हो गया रिमूव, बढ़िया। रिमूव होने के बाद अब बॉडी में वापस डालना है ब्लड को, लेकिन उससे पहले एंटी हेपेरिन डालोगे, ताकि वापस अब ब्लड अंदर जाए तो उसमें प्रॉपर्टी हो कोएगुलेशन की। और फिर आप क्या करोगे? वहां से वो ब्लड जाएगा वेन में, और वेन से पूरा सर्कुलेशन कर लेगा। तो आंसर क्या होगा? DBEFCA, यानी कि सी, यही पढ़ते हैं हम। और यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया अपना एक और चैप्टर। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने एक्सक्रीशन चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। कमेंट सेक्शन में लिख देना एक्सक्रीशन कंप्लीट। इसी तरीके से हम जल्दी आपका लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो इसी तरीके से लगे रहो बेटा, और अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एक्सक्रीशन कंप्लीट लिख देना। आई होप ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, एक एक करके सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।